हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। हम सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले वाले चैप्टर्स के भी आपको मिल गए, प्लेलिस्ट बन गई है, तो आप उसमें से देख लेना, है ना। मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी एग्जाम को देने से पहले ये जरूरी है कि आप उनकी इसकी मेन बुक के सॉल्यूशन कर लो, यानी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कर लो। साथ ही साथ में पुराने सालों में उस एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या पूछा गया है ना, उसको भी सॉल्व करके देखना जरूरी है, ताकि आपको दिमाग में बने कि अच्छा ये टॉपिक में से इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और इसको इस तरीके से लिखा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, मतलब अपनी किस्मत है ना। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन बैठ जाए आपको 5 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का, तो छोड़ना नहीं अपने को बिल्कुल भी। और ऐसा भी नहीं करना है कि देख के निपटा दिया, नहीं, आंसर लिखते चलना साथ साथ में। इवन मैं तो कहती हूँ कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद में वीडियो को पॉज कर दो, खुद से आंसर लिख के देखो। अभी जितनी देर लगानी है, अभी जितने भी डाउट आए अभी सॉल्व कर लो, ताकि एग्जाम वाले दिन आपको परेशानी ना आए, है ना। फिर वहां पे अभी तो हम देख लेते हैं, हाँ इसका आंसर है, इसका आंसर है, इसका आंसर है। फिर एग्जाम में बैठे बैठे सोचते रहते हैं, अरे इसकी स्पेलिंग क्या थी, अरे पॉइंट ऊपर था नीचे था, कौन सा नहीं था। फिर वो जगत वाला टाइम ना अपन वहां वेस्ट करते हैं, फिर टाइम मैनेजमेंट पूरा बिगड़ जाता है, पेपर छूट जाता है, फिर हम कहते हैं पेपर लेंदी आया था, फलाना, है ना। तो अपने को ऐसा नहीं करना है, अपने को तैयारी एकदम फुल टू रखनी है। अभी तैयारी करो बिल्कुल। अब जितने आंसर राइटिंग कर सकते हो, जितनी लिख सकते हो ना, उतना ज्यादा लिखने की कोशिश करो। आराम से पेपर बनेगा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, ज्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि समय जो है वो आपका है काफी ज्यादा कीमती, है ना। तो अच्छे से हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो हमको कह रहा है, बैंक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द एग्जाम्पल, है ना। बैंक जो है वो क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, कंट्री के डेवलपमेंट में। तो वो हमको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है विद एग्जांपल्स, है ना। तो कैसे बैंक जो है वो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट में हमको मदद करता है, यही हमको बताना है ना। तो बैंक क्या क्या चीजें करता है भाई, जो चीजें करता है उससे कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो बस वो चीजें लिख दो, है ना। क्या, सबसे पहले तो लोन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है, लोगों को लोन देता है ना। तो इससे क्या होता है कि जो लोगों का डिपॉजिट है ना, जो लोगों का डिपॉजिट का जो पोर्शन है वो क्या होगा, वो भी जमता जाएगा। साथ ही साथ में उसी डिपॉजिट में से जिन लोगों को जरूरत है पैसों की, उनका भी काम हो जाएगा, है ना। तो इट कीप्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्फ एंड यूज मेजर पोर्शन ऑफ इट टू ग्रांट फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना। जैसे अगर किसी को कोई सी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, या इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसा कमाने वाली एक्टिविटीज करनी है, तो उससे फिर उन लोगों को मदद मिल जाती है। साथ ही साथ में बैंक क्या करता है, लिंक की तरह काम करता है बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स, है ना। जो लोग पैसा सेव करते हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके बीच में क्या करता है, लिंक बनने का काम करता है। यानी कि पीपल हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ मनी, ठीक है, जिन लोगों को पैसे की जरूरत है, साथ ही साथ में जिनके पास में पैसा है, तो उसके बीच में एक लिंक की तरह काम करता है कौन, बैंक। तो उससे भी लोगों का काम हो जाता है। साथ ही साथ में लोगों को इंटरेस्ट भी देता है। बैंक प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन द मनी डिपॉजिटेड बाय द पीपल, दस दे ऐड टू द इनकम ऑफ द फैमिली, मेनी फैमिली सर्वाइव ऑन द बैंक इंटरेस्ट। मतलब आपने देखा है, हम क्या करते हैं, बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट करते हैं, सैलरी आई, कुछ अमाउंट निकाल लिया जिससे अपना काम चल जाए, कुछ को हम क्या कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। क्यों डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट इसलिए करते हैं क्योंकि बैंक का एक एसेंशियल फीचर है कि जैसे हम जब लोन लेते हैं तो हमको इंटरेस्ट पे करना होता है ना, ऐसे ही जब हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उस पर भी हमको इंटरेस्ट मिलता है, मतलब एक्स्ट्रा पैसा मिलता है थोड़ा सा डिपॉजिट रखने के लिए पैसा, है ना। क्योंकि बैंक की एक्टिविटी कैसे चल रही है, हमारे डिपॉजिटेड मनी से, है ना। अब लोगों को उससे अगर पैसा डिपॉजिट करवाना है तो कुछ तो रिटर्न में उनको देना पड़ेगा, जिससे वो सोचे कि अरे यार अपन ने गड्डी घर पे रख रखी है, इसे जब बैंक में रख दो, कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो इससे क्या होता है, बैंक का भी काम होता है। अब आप सोचोगे कि बैंक पैसा दे रहा है तो उससे बैंक का क्या फायदा। देखो, बैंक जो पैसा देता है ना इंटरेस्ट का, वो बहुत कम देता है, लेकिन फायदा जो है वो बहुत बड़ा है ना। उसी से फिर वो लोन प्रोवाइड करता है, फिर लोन से जो इंटरेस्ट आता है वो तो बहुत ही ज्यादा आता है बैंक वालों को एज कम्पेयर टू जितना वो दे रहे हैं, है ना। तो कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ छोटा मोटा तो लगाना पड़ता है ना, ठीक है। तो इस तरह से क्या करता है, बैंक जो है वो लोगों को क्या करता है, मनी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ में इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट अप भी करता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या करता है, बूस्ट करता है। बैंक्स प्रोवाइड
cheap loans, bank provide cheap loans for the industries. This generates more employment and raises income, thereby bringing economic development. है ना, इससे क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आता है, लोगों को काम करने के लिए बहुत सारा काम मिलता है. साथ ही साथ में प्रमोट्स डेवलपमेंट, है ना, लोगों के बीच में डेवलपमेंट भी बनता है, देश में डेवलपमेंट आता है. बैंक प्रोवाइड लोन इन रूरल एरियाज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ मेनी प्लेसेस. है ना, बैंक क्या करता है, रूरल एरियाज में भी लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, जिससे कि वहां पर भी जब पैसा आएगा तो आसानी से लोग क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे तो डेवलप भी हो पाएंगे. क्लियर है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखो क्वेश्चन बहुत इजी होने वाले हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कि आपसे कुछ रॉकेट साइंस वो पूछ लेंगे. क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं, सिंपल से होने वाले हैं, जो हम हजार बार कर चुके हैं. लेकिन आपके मार्क्स में कटौती कहाँ आती है? आपके मार्क्स में कटौती आती है प्रैक्टिस की वजह से. अगर आपने आंसर लिख के देखा हुआ है तो आपको पता चलेगा कि आप क्या लिख रहे हो, फिर आप उसमें अभी करेक्शन निकाल लोगे. लेकिन वही चीज डायरेक्टली वहां जाके लिखोगे तो फिर वहां पे आपकी मिस्टेक सीधे एग्जामिनर निकालेगा और वो नंबर काटेगा. है ना, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा अगर स्ट्रैटेजी सही रखी है तो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट इज मनी, है ना, व्हाट इज मनी, व्हाई इज मॉडर्न मनी करेंसी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. पहली बात तो पैसा क्या है, और साथ ही साथ में ये जो मॉडर्न मनी है ना, मतलब जो आज की हमारी जो करेंसी है उसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह क्यों यूज़ करते हैं. तो पहले तो पैसा क्या है, तो पैसा एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ट्रांजैक्शंस में. जब आपको कोई सा सामान खरीदना है किसी से तो आप क्या करोगे, अपनी तरफ से कुछ दोगे, है ना, क्योंकि आपको जब वो सामान खरीदना है तो सामने वाले को भी वो चीज़ बेचना है. तो अगर आपको किसी से कुछ लेना है तो आपको रिटर्न में कुछ देना भी पड़ेगा, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी तो कुछ होना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, पैसे को उसकी तरह यूज़ करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस ही और शी माइट वांट. हमको जो भी किसी से कोई भी सर्विस लेनी है, कोई भी कमोडिटी लेनी है, कोई भी सामान लेना है, तो हम आसानी से मनी के फॉर्म में क्या करते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं. अब हम इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह क्यों यूज़ करते हैं, तो सबसे पहला कि ये पर्टिकुलर डोमिनेशन में सर्टिफाइड है, जैसे कि 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, है ना, इसी के अंदर क्या होना है, हमारा ट्रांजेक्शन होना है. साथ ही साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी जो सेंट्रल बैंक है ना, कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है, उसने इसको इशू किया हुआ है. ठीक है, तीसरा रीजन, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री ने इसको ऑथराइज किया हुआ है. ठीक है, जो ऑथराइजेशन है वो किसका है, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री का है ना. तो बस ये जो रीजंस हैं दीज आर सफिशिएंट कि भैया जब गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री ने ही बोला है, सेंट्रल बैंक ने ही बोला है कि आपको एक्सचेंज करने के लिए इस करेंसी को यूज करना है, तो हमको वही यूज करना पड़ेगा, है ना भाई, कंट्री तो वही चला रहे हैं. ठीक है, साथ ही साथ में इसके पीछे एक मेजर कारण ये भी है कि इकोनॉमी में अगर सारी चीज़ें मेजर करनी है कि किस चीज़ की वैल्यू कितनी है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर चीज़ होना ज़रूरी है, नहीं तो आप वैल्यू कैसे नापोगे चीज़ों की, है ना. मतलब कीमत आंकना है तो आपकी अगर सेम ये भी पैसे में, ये भी पैसे में, ये भी पैसे में, तो आप आसानी से कीमत आंक पाओगे ना कि ये इतने पैसे की है, ये इतने पैसे की है, ये इतने पैसे की. अब ये 4 कपड़े की आई है, ये 2 बर्तन की आई है, वो 4 गाय की आई है, तो आप कीमत कैसे आंक पाओगे चीज़ की, नहीं आंक पाओगे ना. समझ रहे हो कि नहीं. तो इस वजह से हमने क्या किया है, एक चीज़ को रखा हुआ है एज अ मनी, यानी हमारा रुपीस करेंसी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ताकि हम हर सेक्टर में से कितनी कीमत का सामान बन रहा है, फिर ओवरऑल जीडीपी उससे कितनी आ रही है, फिर ओवरऑल उससे इकोनॉमी पिछले साल से ग्रो हुई है कि नहीं हुई है, ये भी हम मेजर कर पाते हैं. क्लियर है, समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. प्रूव विद एन आर्ग्यूमेंट दैट देयर इज अ ग्रेट नीड टू एक्सपांड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया. एक आर्ग्यूमेंट के साथ में प्रूव करो कि इंडिया में फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को एक्सपांड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना. तो हमको इसके साथ में कुछ चीज़ें बतानी है कि क्यों ज़रूरत है. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आप इसके अंदर लिख सकते हो इंट्रोडक्टरी लाइन, है ना. देयर इज अ ग्रेट नीड टू एक्सपांड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, इन रूरल इंडिया बिकॉज, ठीक है, कोलन लगा दिया. फिर कैसे लिखना है आपको,
कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में लेंडर्स की एक्टिविटी को क्या कर सके, सुपरवाइज कर सके। इनफॉर्मल सोर्सेज यानी कि मनी लेंडर द्वारा जो पैसा एक्सचेंज होता है वो मन से ही इंटरेस्ट रेट डाले जा रहे हैं, वो मन से ही पैसा बांटे जा रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है तो वो अलग ही माराकूटी मचाए हुए हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि इंसान लोन लेता है कि वो कुछ अच्छा कर सके, लेकिन वो और पीछे चले जाता है। तो अब ऐसे जब लोग कंट्री के ये पीछे हो गया, ये पीछे हो गया, ये पीछे हो गया, तो ओवरऑल कंट्री हमारी बैकवर्ड हो जाएगी ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसीलिए क्या है, सबसे पहला रीजन तो यही है कि हमको इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी सुपरवाइज करने के लिए नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, मन से उनकी एक्टिविटी चले जा रही है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमको फॉर्मल सेक्टर को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर फॉर्मल सेक्टर बढ़ जाएगा वहाँ पे, तो फॉर्मल सेक्टर तो आरबीआई द्वारा सुपरवाइज होता ही है ना। साथ में दूसरी चीज़ कि जो मनी लेंडर की जो अनफेयर मीन्स हैं कि वो पैसा लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो डेट ट्रैप में तो पड़ता ही पड़ता है, डिप्रेशन में भी पड़ जाता है, फिर फांसी लगा लेता है, घर बर्बाद हो जाते हैं पूरे के पूरे, है ना। तो इन एक्टिविटीज़ को भी रोका जा सके, इसीलिए भी फॉर्मल सेक्टर्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर फॉर्मल सेक्टर्स होंगे तो सिंपल कोलैटरल डॉक्यूमेंटेशन सारी चीज़ों के ऊपर लोन देंगे, तो आसानी से अगर कोई लोन नहीं भी चुका पा रहा है तो फिर वो कोलैटरल बेच के पैसा निकाल लेंगे, है ना। लोन लेने वाले के ऊपर बोझ नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया? या कोऑपरेटिव्स हो जाए या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो जाए, कम इंटरेस्ट रेट पे पहली बात तो बैंक से लोन लिया जाता है ना, तो फिर इंसान चुका पाता है उस लोन को। मनी लेंडर से आप पैसा लोगे ना तो आप उसको नहीं चुका पाओगे। एक तो पहला कि वो आपके रिलेटिव ही होते हैं या कई बार होंगे भी तो वो जमींदार होंगे गांव के। तो अब ऐसे में या तो आप डर के मारे फिर चीज़ें करते हो, या कई बार सोचते हो कि जाने दो यार, घर का ही तो आदमी है ना। तो देने वाला भी परेशान, लेने वाला भी परेशान। यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ फॉर्मल सेक्टर में प्रॉपर चलती है। लिया है कोई बात नहीं, ले लो, पर देना समय से नहीं दे पाए तो आपने जो गिरवी रखा है उसको बेच के हम पैसा निकाल लेंगे, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। सिंपल सी बात। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डिमांड डिपॉजिट से आप क्या समझते हो? डिमांड डिपॉजिट से आप क्या समझते हो? अच्छा, चेक फिल करना आता है आप सबको, है ना। तो डिमांड डिपॉजिट वैसी कुछ चीज़ है। क्या चीज़ है? टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ मनी पीपल डिपॉजिट देयर मनी विद बैंक, है ना। हम अपनी पैसे की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए क्या करते हैं? पैसे को बैंक में जमा करते हैं कि हमारा पैसा व्यवस्थित रखा रहे। हम घर में रखते हैं पैसा, कभी बाहर चले गए तो चोरी हो गई, बाहर नहीं भी गए तो घर में किसी ने उठा लिया, है ना। किस किस पे शक करे, किसको बोलने जाए, तो हम क्या करते हैं? अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करते हैं, है ना। अब बैंक में डिपॉजिट तो कर दिया, लेकिन बैंक में डिपॉजिट करने के बाद ऐसा तो है नहीं कि पड़ा रहेगा वो, हमको ज़रूरत पड़ने पर निकालना भी होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम उस पैसे को, हमको जब भी ज़रूरत पड़ती है हम उसको विड्रॉ कर पाते हैं। मतलब हम बैंक से डिमांड कर पाते हैं कि बैंक आप हमको पैसा दो। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारी डिपॉजिट को निकालने की डिमांड कर रहे हैं, दैट इज डिमांड डिपॉजिट, है ना। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड पे इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट, पीपल हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ देयर मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर, है ना। तो डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? बेसिकली बैंक के पास में प्रोविजन है कि वो हमारे डिपॉजिटेड मनी अपने पास में रखता है, उसमें हमको इंटरेस्ट भी देता है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा भी देता है। फिर जब भी हमको ज़रूरत लग रही है तो बैंक की तरफ से प्रोविजन है कि हमको ज़रूरत के हिसाब से हम पैसा अपना निकाल सकते हैं। क्योंकि मनी जो है वो डिमांड पे निकाली जा सकती है, इन डिपॉजिट्स को डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है। हम कह रहे हैं बैंक को, बैंक भाई साहब हमको थोड़ा इतना पैसा दे दो हमारे डिपॉजिट में से, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम बैंक से डिमांड कर रहे हैं कि हमारे डिपॉजिट में से थोड़ा पैसा हमको दे दो, या फिर हमारे डिपॉजिट में से थोड़ा पैसा उस अकाउंट में डाल दो। तो हम क्या कर रहे हैं? बैंक को डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज डिमांड डिपॉजिट। क्लियर? बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वाई इज इट नेसेसरी फॉर द बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी टू इंक्रीज देयर लेंडिंग फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, है ना। क्यों ऐसा ज़रूरी है कि रूरल एरियाज में कोऑपरेटिव्स और बैंक को अपनी लेंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत पड़े? इसको आप एक्सप्लेन करो। तो दिस इज़ वेरी मच सिमिलर विद द प्रीवियस क्वेश्चन दैट वी डिड कि फॉर्मल सेक्टर को रूरल एरियाज में बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है ना। तो वही क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जा सकता है, लेकिन अपने को अपने आंसर से नहीं डगमगाना है। इसलिए मैं कहती हूँ आंसर लिखने के पहले क्वेश्चन को एक बार हिंदी में कन्वर्ट करो। इंग्लिश में उसको 10 तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन हिंदी में मतलब एक ही होता है। तो ये इस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से, लेकिन इसको हिंदी में कन्वर्ट किया तो वही बोल रहा है, इसको हिंदी में कन्वर्ट किया तो वही बोल रहा है, इसको हिंदी में कन्वर्ट किया तो वही बोल रहा है। तो आपको समझ आ जाएगा ना कि आंसर अपने को वही लिखने का है।
क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि बैंक और कोऑपरेटिव को अपनी लेंडिंग यानी पैसा देने वाली जो फैसिलिटी है वो रूरल एरियाज में बढ़ाने की जरूरत है, तो हमको इसको एक्सप्लेन करना है। तो वही चीज उसमें भी तो हमने देखी थी, वही चीज आप इसमें भी लिख दो। इट इज नेसेसरी फॉर द बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू इंक्रीज देयर लेंडिंग इन रूरल एरियाज, कोलन लगा दिया। फिर यहाँ पे बोल दो कि बैंक एंड कोऑपरेटिव कैन हेल्प पीपल इन ऑब्टेनिंग चीप एंड अफोर्डेबल लोन्स, है ना, लोग आसानी से चीप और अफोर्डेबल लोन्स ले सकते हैं, ठीक है, बैंक से। साथ ही साथ में इसकी मदद से लोग जो है वो क्रॉप ग्रो करने में, बिजनेस करने में, है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करने में, ट्रेड करने में, सभी चीज़ में मदद मिलेगी। ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट भी होगा, है ना। ऐसा उनको इसलिए भी करना चाहिए ताकि जो रिलेटिवली पुअर पीपल है वो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पे डिपेंडेंट ना रहे, है ना। यही पॉइंट हमने वहां पर भी लिखा था। आप ये कुछ पॉइंट उसमें भी ऐड कर सकते हो, नो डाउट, उसके कुछ पॉइंट इसमें भी ऐड कर सकते हो, नो डाउट, है ना। तो आप क्या बोल सकते हो कि इनफॉर्मल सेक्टर को कम करने के लिए भी हम फॉर्मल सेक्टर को फील्ड में उतार सकते हैं ताकि मनी लेंडर्स की जो खराब सी एक्टिविटीज है उससे बचा या जा सके ऑफ रूरल पीपल, ठीक है, क्लियर। What are the two categories of sources of credit? Mention 4 features of each. Sources of credit की 2 कैटेगरीज कौन सी है ना, और इनके 4 फीचर्स दोनों के बताओ, ठीक है। तो कौन सी 2 कैटेगरी है? एक तो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, दूसरा इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, है ना। अब इनके 4 फीचर्स बताने हैं। तो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के 4 फीचर बताएंगे, फिर इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के 4 फीचर बताएंगे। उसके भी पहले एक इंट्रोडक्टरी लाइन में लिख देंगे द 2 सोर्सेज ऑफ क्रेडिट आर फॉर्मल सोर्सेज एंड इनफॉर्मल सोर्सेज, है ना। तो ये 2 कैटेगरी हो गई। हमने एक लाइन में पहले इंट्रोडक्टरी बता दिया कि हाँ ये 2 कैटेगरी हमको मालूम है, ठीक। फिर हम लिखेंगे सोर्सेज ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट अच्छे से हाईलाइट करके। देखो मैं चाहूँ तो आपको सिर्फ टू द पॉइंट हिंट दे के भी आंसर बता सकती हूँ, बट दैट आई वोंट डू, क्योंकि आपको ज़रूरत है पूरे आंसर्स की, है ना। आप लिख लेते हो, आई नो आप लिख लेते हो, लेकिन आपको चेक की ज़रूरत है कि कंपेयर कर सको आपकी उसमें और आपने जो लिखा है इसमें क्या अंतर है। जब तक वो मैं नहीं बताऊंगी तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ये मत सोचना कि आंसर्स बहुत बड़े बड़े हैं, कैसे करेंगे, क्यों करें, यही करना है आपको, लिखना ही एग्जाम में ये है, ठीक है। तो आप उसकी चिंता मत करो, आपको कंटेंट पूरा सही मिल रहा है, यहाँ से आप चेक करो, ठीक है। हिंट नहीं दे रही मैं, पूरे आंसर्स हैं ये, इन्हीं के आसपास आपका आंसर होना चाहिए, तो आपको आपके मार्क्स आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। साथ ही साथ में मैं आपको स्टोरीज भी बताते जा रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए, है ना, मतलब दिमाग में रह जाए। मतलब ऐसा नहीं कि हम रट रहे हैं कि ये लिख दो ये लिख दो ये लिख दो, हम आसपास की स्टोरीज भी बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन है, इसका मीनिंग ये है, अब हमने ये पढ़ा है ना, तो आंसर हमारा क्या निकल के आना चाहिए, फिर हम आंसर लिख रहे हैं, क्लियर। तो आपको दिमाग में आपके आंसर जो है वो रह जाएंगे। बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉल अंडर द फॉर्मल सेक्टर, वन कैन ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो फॉर्मल सेक्टर का सबसे पहला फीचर क्या है, पहले तो ये बताओ कि उसके अंदर आते कौन से हैं, है ना। तो बैंक और कोऑपरेटिव्स आते हैं उसमें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये फॉर्मल सेक्टर की सुपरवाइज सोर्सेज को क्या करता है, सुपरवाइज करता है ना। और साथ ही साथ में बैंक जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है जब आप लोन ले रहे हो, या कोलैटरल की जरूरत पड़ती है। कोलैटरल के एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे लैंड, बिल्डिंग, पेपर, लाइव स्टॉक वगैरह हो गया, है ना। ये कोलैटरल को एज अ गारंटी यूज किया जाता है कि भैया हम जब तक पैसा आपको नहीं दे तब तक आप अपने पास में ये रख लो, है ना। साथ ही साथ में फॉर्मल सेक्टर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज करते हैं, है ना, वो विम्स के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि ठीक ठाक होता है, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता, है ना। साथ में आप इसके साथ में क्या लिखना है, आपको इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के बारे में लिखना है। तो इसमें क्या लिख सकते हो, सबसे पहले तो बताओ कि कौन कौन से क्रेडिट इनफॉर्मल में आते हैं। सबसे पहला बोरोड फ्रॉम अ पर्सन, फ्रेंड, रिलेटिव, मनी लेंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉयर एक्सेट्रा, है ना। अब इसमें हमने क्या लिखा था कि आरबीआई सुपरवाइज कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर चेक लगाने के लिए नहीं है, कोई भी सुपरवाइज करने के लिए नहीं है इसकी एक्टिविटी को, है ना। फिर इधर हमने क्या लिखा था कि यहाँ पे कोलैटरल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि कोई भी कोलैटरल की जरूरत नहीं पड़ती है, जब आप ले रहे हो आप पैसा लेके जाओ, लेकिन अगर नहीं दे रहे हो तो फिर मार खाओ, ऐसे वाला किस्सा यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे अगर हमने लिखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फॉर्मल सोर्सेज कैन नॉट चार्ज एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द बोरोवर अकॉर्डिंग टू देयर विम्स, है ना। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है कि ये बहुत ही हाई रेट ऑफ चार्जेस, है ना। यहाँ पर अपनी विम्स मतलब मन मर्जी नहीं कर सकते,
है ना, कि बैंक में जो मैनेजर बैठा है उसको लग रहा है कि चलो आज इस पे इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देते हैं, है ना, इतना पैसा कमाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, वो अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं, उनका जो है वही वो चार्ज करेंगे, मतलब बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। वहीं यहाँ पर अपनी मर्जी के हिसाब से चार्ज करते हैं। दे चार्ज अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एज डू नॉट रिक्वायर एनी कोलैटरल। आप कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं ले रहे हैं तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है इनका, ठीक है। या आप सिंपली ये भी लिख सकते हो कि दे चार्ज रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर विम्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच गवर्नमेंट बॉडी सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स इन इंडिया, एक्सप्लेन इट्स फंक्शनिंग। तो पूरा हमारा एनसीईआरटी में आरबीआई के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, वही पॉइंट्स हमको यहाँ पे लिखने हैं, है ना। तो कौन सा ऐसा गवर्नमेंट बॉडी है जो कि फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स की एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करता है इंडिया में? तो वो जो गवर्नमेंट बॉडी है वो कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? सबसे पहले तो यही लाइन लिख दो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन इन इंडिया और फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन, है ना। अब इसके फीचर्स क्या है या इसके फंक्शंस क्या है? तो सबसे पहला, आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को बोलता है कि वो अपना मिनिमम कैश बैलेंस रखे, है ना, आउट ऑफ द डिपॉजिट दे हैव। कम से कम कैश बैलेंस तो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि बैंकरप्टी हो गए, सब पैसा लुटा दिया, है ना। साथ ही साथ में बैंक जो है, हाँ, वो कैश बैलेंस को मॉनिटर भी करता है। साथ ही साथ में आरबीआई ये भी देखता है कि ऐसा ना हो कि बैंक जो है वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन को ही पैसा दे रहा है। आपने देखा है, बैंक जाते हो तो आपने देखा होगा कि जो सीधे साधे लोग आते हैं, है ना, सीधे साधे भोले वाले लोग आते हैं, तो अब जब वो आते हैं बैंक में लोन लेने के लिए तो क्या बोलते हैं कि उधर चले जाओ, वाली टेबल पे चले जाओ, वाली टेबल पे चले जाओ, यहाँ नहीं होगा, वहाँ नहीं होगा, इसीलिए वो बेचारे आते ही नहीं है बैंक में, है ना। तो आरबीआई का ऐसा कहना है कि भाई ये जो बैंक में लोन वाली एक्टिविटी हमने बिठाई थी, ये क्यों बिठाई थी? ताकि गरीब इंसान को हम पैसा दे सकें, वो काम कर सके, आगे बढ़ सके और कंट्री का डेवलपमेंट हो। तो आरबीआई क्या करता है? इंश्योर करता है कि जो बैंक वाले हैं ये ऐसा ना हो कि सिर्फ बिजनेसमैन, मतलब जो जिनके पास में खूब पैसा रहता है, वो जैसे ही आते हैं बैंक में तो हाँ ये काम करा देंगे, अरे आप बैठो हम अभी काम करा के ला देते हैं। तो ऐसी चीज़ देखने को मिलती है ना हमको बैंक में, तो उसी के ऊपर आरबीआई सुपरवाइज करता है और गाइडलाइन भी जारी करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको बराबर रखो। प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन को भी जिस तरीके से आप मान सम्मान के साथ में लोन दे रहे हो, जितनी जल्दी उनका लोन क्लियर करवा पा रहे हो, ऐसे ही आप पुअर लोगों को, पीजेंट को, फार्मर्स को भी आसानी से लोन अवेल करवाने में मदद करो, ताकि ये इनफॉर्मल सोर्सेज से ना ले और फिर परेशान ना हो, है ना। तो ये सारी एक्टिविटी कौन सुपरवाइज करता है? आरबीआई सुपरवाइज करता है ना। आरबीआई गाइडलाइन भी देता है कि भाई इंटरेस्ट रेट कितना लेना है ना, कितना इंटरेस्ट रेट लेना है। मतलब ऐसा नहीं है कि बैंक अपने ही हिसाब से अनशन इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आरबीआई गाइडलाइन जनरेट करता है कि भैया इतना लोन तो इतना रेट, इतना लोन तो इतना रेट, ये कोलेटरल तो इतना रेट, ऐसा पूरी गाइडलाइन उन्होंने जारी करी है, वो फिर बैंक वाले और अच्छे से बता पाएंगे, है ना। साथ ही में बैंक को, हर बैंक को, आरबीआई को एक रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है कि वो कितना लैंड कर रहे हैं, किन लोगों को लैंड कर रहे हैं। मतलब पूरा वो अपना डेटा भेजते हैं हर महीने, हर साल, कि हमने इतने पुअर लोगों को लोन दिया है या इतने बिजनेसमैन को लोन दिया है। मतलब पूरा स्टैटिस्टिक्स भेजा जाता है, पूरा कंक्लूजन निकाल के कि इतना पैसा दिया है, इनको दिया है और इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दिया है, ठीक है। तो ये बेसिक क्या हो गई? फंक्शनिंग ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Deposits at the bank are beneficial to the depositors as well as for the nation. Explain the statement. जो बैंक में डिपॉजिट होता है वो डिपॉजिटर के लिए भी फायदेमंद होता है, साथ ही साथ में नेशन के लिए भी फायदेमंद होता है ना। तो हमको दोनों चीज़ बतानी है। तो पहले डिपॉजिटर के लिए कैसे फायदेमंद है ये बता देते हैं, फिर नेशन के लिए कैसे फायदेमंद है ये बता देंगे। आंसर का प्रेजेंटेशन हमेशा एकदम सही स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। जब आपका आंसर का प्रेजेंटेशन एकदम सही तरीके से होगा कि आपने पहले लिख दिया बेनिफिट ऑफ डिपॉजिट टू द डिपॉजिटर, फिर पॉइंट लिखे, तो एग्जामिनर को दिखेगा कि हाँ भाई ये आंसर लिखा है, हाँ भाई इसके आगे का आंसर ये लिखा है, तो आपको एकदम फट मार्क्स मिलेंगे। जितना आप हौच पौच करोगे, जितना कुछ तो भी लिख के आओगे, तो फिर मार्क्स भी हौच पौच और कुछ तो भी मिलने हैं, है ना। अपना प्रेजेंटेशन अपने को बिल्कुल तरीके से सही रखना है, ठीक। बेनिफिट ऑफ डिपॉजिट टू द डिपॉजिटर्स क्या है कि बैंक जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के बाद में कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी देता है डिपॉजिटर को। मतलब पड़े पैसा आपका थोड़ा सा इंक्रीज होता है बैंक में, अगर है तो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा।
साथ ही में बैंक जो है वो लोगों को सेव करने में मदद करता है। आपके घर में पैसा पड़ा रहेगा, आप जगत के खर्चे करोगे, लेकिन अगर बैंक में आपने सेव कर दिया इतना पैसा मेरे को सेव करना ही है, मैं नहीं निकालूंगा, तो फिर आपका पैसा जो है वो काफ़ी हद तक सेव रहेगा। साथ ही साथ में लोग जो है वो मनी को जब भी उनको ज़रूरत पड़ रही है तब वो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि डिपॉजिट कर दिया तो फिर निकालना ही नहीं है। जब ज़रूरत पड़ रही है, इमरजेंसी पड़ रही है या कुछ भी ज़रूरत पड़ रही है तो अपनी डिमांड पे पैसा निकाल सकते हैं। बैंक जो है वो लोगों को बहुत सारी पर्पस पे या इसी पैसे की मदद से क्या करता है, लोन भी देता है ना। तो ये डिपॉजिटर्स का क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। बिजनेसेस, हाउसेज, इंडस्ट्रीज कैन बोरो मनी फ्रॉम द बैंक्स, है ना। साथ में नेशन को इससे क्या फ़ायदा है, तो नेशन को फ़ायदा ये है कि ये जो डिपॉजिट हमने किया है ना, उससे उन लोगों को पैसा दिया जाता है जिनको पैसे की ज़रूरत है ना। तो बैंक क्या करता है, उसी डिपॉजिट को लोन्स एक्सटेंड करने में यूज़ करता है ना। तो इससे नेशन का फ़ायदा होना है, क्योंकि लोगों को जब पैसा मिलेगा काम करने के लिए तो वो डेवलप कर पाएंगे। साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा डिमांड है लोन्स की फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हाउसेज, इंडस्ट्रीज़। तो ये सारे के सारे बैंक से लोन ले सकते हैं, उसी पैसे से लोन लेते हैं। साथ ही में बैंक जिन लोगों के पास में सरप्लस फंड है, यानी कि एक्स्ट्रा पैसा है, ज़्यादा पैसा है, और जिसको पैसे की कमी है, उसके बीच में मीडिएट करता है, यानी कि एक इंटरमीडिएट की तरह रहता है कि भाई तेरे पास में पैसा ज़्यादा है, चल डिपॉजिट कर, इसके पास में पैसा कम है तो मैं इसको लोन दे देता हूँ, ये पैसा दे देगा, जब तेरा पैसा वापस आ जाएगा, है ना। तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं लग रहा, लेकिन देखो काम कितना अच्छा हो रहा है ना। तो नेशन का इसके ऊपर क्या होगा, काफ़ी अच्छा फायदा होगा। दस इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई डू बैंक्स आस्क फॉर कोलैटरल वाइल गिविंग क्रेडिट टू अ बोरोवर। क्या जरूरत है गिरवी रखने के लिए, ऐसे तो पैसा है तुम्हारे पास में, तो क्या जा रहा है लोगों से कोलैटरल क्यों मांगा जाता है, बैंक मतलब बोरोवर से क्यों कोलैटरल लेता है ना। देखो सबसे पहले तो बता देते हैं कि कोलैटरल होता क्या है। कोलैटरल क्या होता है, कोलैटरल एक ऐसी चीज होती है जो कि बोरोवर ओन कर रहा है, यानी कि अगर मैं पैसा लेने वाली हूँ बैंक से तो मेरे पास में जो चीजें हैं वो मेरे लिए क्या है, मेरा कोलैटरल है ना। कोलैटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स, कुछ भी हो सकता है, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक, लैंड, डॉक्यूमेंट, डिपॉजिट विद बैंक, कुछ भी हो सकता है ना। अब ये क्या होता है कि ये एक सिक्योरिटी की तरह काम करता है अगेंस्ट द मनी दैट इज बोरोड, है ना। जैसे आप क्या करते हो, दुकान पे गए अपनी सहेली के साथ में, मम्मी ने पैसे दिए हैं, सामान ले लिया, भैया ये सामान दे दो। अब मान लो आपको 50 रुपये 100 रुपये कम पड़ गए, है ना। तो अब आप सोच रहे हो क्या करूं, कैसे जाऊं, भरोसा नहीं करेगा दुकानदार वाला कि दुकानदार तो कि मैं घर जा रही हूँ वापस पैसा लेके आऊँगी कि नहीं आऊँगी, है ना। तो वो अपन क्या करते हैं कि भैया 2 मिनट आप रुकना, मैं ये मेरी दोस्त यहीं पर खड़ी है और मैं क्या कर रही हूँ, मैं पैसा लेके आ रही हूँ, कम पड़ गए तो, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी दोस्त को ऐसे गारंटी छोड़ के जा रहे हैं दुकानदार के पास में कि मैं आऊँगी, है ना, मैं आऊँगी, मैं आपको पैसा दे दूंगी, तो आप मेरी दोस्त को मेरे साथ में वापस भेज देना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो वही चीज़ सेम यहाँ पे होती है, बैंक ने आपको पैसा दिया है, लेकिन क्या गारंटी कि आप पैसा वापस दोगे, है ना। तो आप कुछ उतने बराबर का कुछ सामान बैंक के पास में रख जाओ, उतनी कीमत का, कि आप आओगे, हमको वापस से हमारा पैसा दे जाओगे, तो आप ये सामान भी वापस ले जाना, हम इसको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मान लो इन केस आप पैसा नहीं दे पाते हो वापस, तो फिर वो क्या करते हैं, कोलैटरल को बेचकर अपना काम निकाल लेते हैं, है ना, कि जितना पैसा उन्होंने दिया है फिर वो कोलैटरल से बेच के अपना जो पैसा है वो निकाल लेंगे, क्योंकि उनका भी वो पैसा खुद का नहीं है ना, किसी डिपॉजिटर ने डिपॉजिट किया है, तो वो डिपॉजिटर भी तो कभी पैसा लेने आएगा, है ना। अब ऐसे कोई लोन ना ही पे करता रहे बैंक वालों को, तो फिर जो लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया है उनको क्या पैसा देंगे। समझ में आया कि नहीं। तो इन केस बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन, लैंडर हैज द राइट टू सेल द एसेट और कोलैटरल। ठीक है। Why were self-help groups formed? Explain its functioning. सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों बनाए गए थे, Why were these formed, और इनकी फंक्शनिंग क्या है ना। तो हमने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है, सिंपल सा आप लिख सकते हो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी कमेटी है जो कि लोगों के द्वारा बनाई जाती है एज अ कॉमन लोकल एरिया एज वेल एज कॉमन टाइप ऑफ वर्क एंड फाइनेंशियल सिचुएशन। मतलब ऐसे लोग जो कि आसपास रह रहे हैं, या तो ऐसे लोग जो कि सेम फाइनेंशियल सिचुएशन वाले हैं कि भैया अपने पास में सबके पास मीडियम पैसा है ना, या फिर सेम वर्क एरिया में रह रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना ग्रुप बना लेते हैं, एक कमिटी बना लेते हैं, है ना। फिर वो क्या करते हैं, वो रेगुलरली सेव अप करते हैं। The idea behind its functioning is to encourage people to pool their savings and thereby increase their opportunities of earning, है ना। इसके पीछे आइडिया क्या है कि लोग अपनी सेविंग को इकट्ठा करें, दे पुल अप,
है ना, देयर सेविंग्स, और फिर उसके बाद में क्या करे कि उसी सेविंग को बढ़ाने की कोशिश करे बाय इंक्रीजिंग देयर अर्निंग, है ना। तो ये क्या हो सकता है, ये इसकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है ना अर्निंग की, कि अब आप क्या कर रहे हो, सारे के सारे मिलके सेव कर रहे हो, ठीक है। सेव करने के बाद में आपके पास में अच्छा पैसा हो गया, आपने ग्रुप के नाम पे लोन ले लिया इकट्ठा, ठीक है। तो अब आपके पास में और पैसा हो गया, तो अब आप क्या कर सकते हो, आपने सोचा था कि मैं वैसा बिजनेस डालूंगा, मैं वैसा बिजनेस डालूंगा, वैसी सिलाई मशीन खरीदूंगी, वैसा अपना काम बढ़ाऊंगी, तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी आ गई ना कि आप अपना और काम बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब इसकी फंक्शनिंग क्या है ना, या फिर किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 से 20 लोग होते हैं जो कि सेम नेबरहुड को बिलोंग करते हैं और साथ में मिलते हैं और रेगुलरली सेव करते हैं, ठीक है। सेविंग जो है वो 25 से 100 रुपये तक की हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन किसकी कितनी मतलब क्षमता है सेव करने की, उस हिसाब से वो लोग सेव करते हैं। मेंबर जो है वो छोटे मोटे लोन ले सकते हैं ग्रुप से, ताकि वो अपनी नीड जो है वो पूरी कर सके विदाउट कोलैटरल, कि भैया मेरे को आज इतनी ज़रूरत है, बेटी की फीस भरनी है तो इतना पैसा चाहिए, है ना। तो कोलैटरल रखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो ग्रुप के मेंबर है, तो पैसा तो फिर वो चुका ही देते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर ग्रुप से बाहर कर देंगे, है ना। तो ग्रुप के मेंबर है तो बिना कोलैटरल के उनको पैसा मिल जाता है, और साथ ही साथ में वो रेगुलरली सेव अप भी कर रहे हैं ना, तो फिर वो पैसा लेना आसान होता है कि भैया अब आप सेव भी कर रहे हो तो पैसा ले लो आसानी से, ठीक। द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स, बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट मनी लेंडर चार्जेस, है ना। लोन पे इंटरेस्ट भी ग्रुप चार्ज करता है, ऐसा नहीं कि फालतू पैसा लेगा और इंटरेस्ट नहीं देना है आपको, इंटरेस्ट थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, लेकिन मनी लेंडर से जो इंटरेस्ट लिया जाता है उससे काफ़ी कम इंटरेस्ट होता है। साथ ही साथ 1 या 2 साल के बाद में अगर रेगुलरली होता है, सेव अप जो है वो रेगुलर होता है, तो फिर बैंक से आसानी से लोन ले सकते हैं और फिर सब लोग आसानी से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक जैसे बैंक से लोन लेने के पहले भी वो ग्रुप में से लोन ले लेते थे कि भैया मैंने 125 ऐसे सारे लोगों ने किया, तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया, तो अब उसमें से जिसको ज़रूरत पड़ रही है उस हिसाब से वो लोन पैसे में से ले रहा है। अब जब कलेक्टिवली काफ़ी साल 2 साल से हम अच्छी सेविंग कर रहे हैं, है ना, तो फिर हम लायक हो जाते हैं कि बैंक से ही सीधा ग्रुप के नाम पे लोन ले लें और फिर उसमें से अपना छोटा मोटा लोन जो भी रेगुलरली लग रहा है वो ले लें। तो ये क्या हो गई, बेसिक फंक्शनिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गई। चेक का फीचर क्या है ना, तो चेक क्या करता है, मनी जैसा ही फीचर है इसका सेम, है ना। पेमेंट को सेटल करने के लिए मदद करता है विदाउट यूज़ ऑफ कैश, है ना, बिना कैश को यूज़ करे। साथ ही साथ में मीन्स ऑफ पेमेंट की तरह वाइडली एक्सेप्टेड है, ठीक है, बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। एंड लीस्ट रिस्क रहती है ट्रांजैक्शन में, क्योंकि आप पैसा नहीं ट्रांसफ़र कर रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हो, एक सिंपल सा कागज़ कर रहे हो, कागज़ घूम गया या ठीक है तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, आपका काम गल गया तो मतलब ऐसे तो नहीं गलना चाहिए, लेकिन फिर भी आपका डायरेक्ट पैसा तो नहीं जा रहा कम से कम उसके अंदर, है ना, मतलब आपका नोट नहीं गिर रहे हैं, कहीं कोई चोरी नहीं कर जा रहा है, ऐसा, ठीक है, अनटिल अनलेस उसको पता है कौन से बैंक में क्या करना है, ये सारा कुछ। तो ये चेक काफ़ी अच्छा फीचर होता है। साथ ही साथ में बड़ा अमाउंट आपको अपने साथ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक पेपर अपने साथ कैरी कर सकते हो। 25 लाख का अमाउंट है तो क्या आप जेब में 25 लाख लेके घूमोगे, नहीं ना, चेक ले लिया और फिर उसके बाद में अपने बैंक में लगा दिया, तो कम से कम रिस्क होती है ट्रांजैक्शन के समय पे, है ना। फेयर डीलिंग में हम कहें तो काफ़ी मतलब कन्वीनियंट है या अप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ ट्रांजैक्शन आप इसको कह सकते हो। समझ में आ गया। तो ये क्या हो गए आपके मनी एंड क्रेडिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वीडियोस आपको सब दूर मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वेबसाइट पे मिल जाएंगे, मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पे मिल जाएंगे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हम, ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ एक्सेल कर सको, है ना, आपके एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाए, बस यही हमारी आशा है। और हम उम्मीद करते हैं कि मैं अगर आपको कह रही हूँ कि आप इसको सॉल्व ज़रूर से करना, तो इतना भरोसा मैं रख रही हूँ आपके ऊपर कि आप पक्के से सॉल्व करोगे, है ना, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट कि आप बहुत अच्छा एक्सेल करो और मैं जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद आपके एग्जाम्स में कर पाऊँ, है ना। तो बिल्कुल भी मिस मत करना, अच्छे से इनको सॉल्व कर लेना और बढ़िया से पेपर देना, घबराना मत, एकदम चिल आउट होके। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आप ऐसे कोई वीडियो मिस ना कर जाओ। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।